Hi, this is Amit. The topic is just in time compiler. जस्ट इन टाइम कंपाइलर एक्चुअली में है क्या, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा ग्रेजुएशन में या कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को चेंज कर देता है मशीन कोड में। मशीन कोड में हम जनरली देखते हैं कि वो हमेशा मशीन कोड में ही चेंज करता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑलवेज मशीन कोड में ही चेंज कर रहा है। टारगेट कन्वर्ट प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, जैसे उसके अलावा बाइट कोड में भी चेंज कर सकता है, या फिर हो सकता है कि वो एक सोर्स कोड को किसी दूसरे प्रोग्रामिंग के सोर्स कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर इस कंपाइलर से कैसे डिफरेंट है? वो भी बिल्कुल सेम तरह से ही काम करता है, बट डिफरेंट कहाँ है? उसकी इनपुट अलग रहेगी, उसका आउटपुट अलग रहेगा। वो सिर्फ इसी चीज से ही डिफरेंशिएट कर रहा है। दोनों कंपाइलर बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट आउटपुट के साथ में। तो ये था सिंपल कंपाइलर जो हम पढ़ चुके हैं पहले, एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डॉट नेट है ना, वो हमें बहुत सी अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। उसमें से एक जो अच्छा फीचर है वो है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये क्या कहती है? लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी कहती है कि मान लो कि ना आप किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आप सिंगल डेवलपर हो और आप पाइथन पर किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम रहेगा? हो सकता है कि वो प्रोग्राम आप वो प्रोजेक्ट आगे चल के आपको लगे कि यार प्रोजेक्ट थोड़ा लेंदी हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसको मैं कम टाइम में नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि मैं टीममेट्स हायर कर लेता हूँ। आपने क्या किया? आप 3 टीममेट आप और हायर कर लिए। बट प्रॉब्लम क्या है? आपके पास एक कंडीशन भी रहेगी। कंडीशन ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि वो भी इनके साथ में काम करे सिंगल प्रोजेक्ट पर, तो उनको भी पाइथन होना पड़ेगा, उनको भी पाइथन डेवलपर होना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं आप पाइथन पर, तो आप पाइथन डेवलपर ही हायर करोगे। कहने का मतलब है कि अगर सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करना है तो इन चारों डेवलपर को एक प्रोग्रामर या फिर एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा। बट लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है। जो डॉट नेट है वो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। तो लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी ये कहती है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप सिंगल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ये जो डेवलपर है, हो सकता है कि सी शार्प पर काम कर रहा है, ये हो सकता है कि सी प्लस प्लस पर काम कर रहा है, ये हो सकता है कि जावा पर काम कर रहा है। तो अलग अलग डेवलपर भी सिंगल प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो हमने बोल तो दिया कि हम ऐसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, बट इसको अचीव कैसे किया जाएगा? उसको अचीव करने के लिए ही हमारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर काम में आता है। तो उसका रोल कब आता है वो हम देख लेते हैं कि वो पिक्चर में कब आता है। तो मैंने कहा था कि जैसे मान लो कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो यही है, मान लो कि ये आप हो जो सी शार्प है, और एक दूसरा फ्रेंड आपका जो सी प्लस प्लस है, तीसरा जावा, और फोर्थ पर्सन पाइथन डेवलपर है। तो आप सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करना है, और आपका जो कोड है, जो प्रोजेक्ट है, वो रन कब होगा? जब आप उनको अल्टीमेटली उस सोर्स कोड को, जितने भी ये सारे सोर्स कोड हैं, इनको आप मशीन कोड में जब आप जनरेट कर लोगे, तभी ही आपका प्रोग्राम प्रोजेक्ट रन करेगा। तो केस क्या रहता है ना, जब भी आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करते हो ना, तो आपके अलग अलग कंपाइलर भी रहेंगे, उनको हम बोलते हैं लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर। तो 4 डेवलपर हैं, 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहां पर 4 कंपाइलर होंगे, और वो कंपाइलर लैंग्वेज स्पेसिफिक होंगे। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल लैंग्वेज कंपाइलर होंगे। जैसे ये जो सी शार्प कंपाइलर है, ये सिर्फ सिर्फ सी शार्प के सोर्स कोड को ही रिकॉग्नाइज करेगा, ये सिर्फ सी प्लस प्लस कोड को रिकॉग्नाइज करेगा, एंड जावा और ये पाइथन के लिए। तो ये अलग अलग कंपाइलर चाहिए होंगे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। बट इनको क्या करना है, ये काम क्या कर रहे हैं? ये चारों कंपाइलर या चारों डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इवन इनकी आउटपुट में मान लेता हूँ कि ये मशीन कोड में चेंज कर दिया, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, मशीन कोड में चेंज कर देता है। इन्होंने अपने अपने लैंग्वेज के सोर्स कोड उठाए और उनको क्या कर दिया, सभी को मशीन कोड में जनरेट कर दिया। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जब कंबाइन होंगे तब जाके हमारा एक प्रोजेक्ट बनेगा। याद रखिए, हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो जब ये सारे सोर्स कोड एक साथ कंबाइन होंगे और कन्वर्ट होंगे मशीन कोड में, तभी ही हम हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मशीन कोड होता है ना, ये हमारा सबसे लो लेवल कोड होता है। इसके अलावा इसके आगे और कोई लो लेवल नहीं होता है, ये मशीन लेवल पे आ जाता है। और मशीन कोड पे हम अगर इनको कंबाइन करेंगे तो बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मशीन कोड को प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है।
टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, रिसोर्स कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम अपने लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर को बोलें कि आप डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करो सभी को, उसके बाद हम कंबाइन कर लेंगे, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया कि हम अपने लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर को बोलें कि वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करें। तो अब क्या सिस्टम है भाई, प्रॉब्लम है कि मशीन कोड में डायरेक्टली नहीं जाना है, तो हम क्या करें, अल्टीमेटली गोल तो हमारा मशीन कोड ही है, कन्वर्ट तो इसी में करना पड़ेगा, बट हम प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि डायरेक्टली नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम काम करते हैं ना, हम इसको डायरेक्टली मशीन कोड में ना चेंज करके हम पहले किसी किसी और फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो इन सभी ने प्लान बनाया कि हम सब इस कोड में, हम सब जो सोर्स कोड हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट रहेगा वो होगा IL, यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। समटाइम इसको कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड भी बोल दिया जाता है। तो ये एक इंटरमीडिएट कोड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बाद में मशीन कोड में चेंज करेंगे। तो लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर ने डायरेक्टली मशीन कोड में ना जाते हुए पहले कहाँ किया, एक कॉमन फॉर्मेट पे पहले उन्होंने आउटपुट को जनरेट किया। तो सभी कंपाइलर का आउटपुट क्या होगा, IL, यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। इन सभी स्पेसिफिक कंपाइलर का माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट बोल सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो ये कॉमन फॉर्मेट है जो सभी लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर को फॉलो करना है। अब ये सभी कंपाइलर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। अब हम कर सकते हैं, देखो अब हम डायरेक्टली जा सकते हैं मशीन कोड में, क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमने इनको कंबाइन कर लिया है। और क्योंकि ये मशीन कोड नहीं है इसलिए इसको कंबाइन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। बट प्रोग्राम रन हमारा अभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा IL है और हमें चाहिए मशीन कोड। तब हमारा पिक्चर में आता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम क्या है, वो IL कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। कई बुक में नेटिव कोड भी दिया होता है, ध्यान रखना, नेटिव कोड भी दिया होता है, उसको मशीन कोड ही बोलते हैं। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का रोल क्या है, जब सारे लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर अपने कॉमन फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं, तब हमारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसको उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, जो है कि मशीन कोड। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा जस्ट इन टाइम कंपाइलर। बट इसका प्रॉफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, देखो हमने कहा था कि पहले कि अगर आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करोगे तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि कंपैटिबिलिटी इशू होगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डॉट नेट एक और फीचर प्रोवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। आप क्या कर सकते हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट आपने अपने पीसी पे रन आपने अपने अपने पीसी पे रन कर लिया हो, और आप क्या कर रहे हो, अब आप उसको किसी क्लाइंट के पीसी पे रन करना चाहते हो। तो अगर आप चाह रहे थे कि डायरेक्टली इसको हम मशीन कोड पे ही कन्वर्ट कर देते हैं, आपको फिर से क्या करना पड़ता, उस क्लाइंट के पीसी पे फिर से आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता। और जो कंपाइलेशन होता है ना, कंपाइलेशन बहुत ही थोड़ा सा लेंदी रह सकता है, क्योंकि उसमें सभी टाइप के एरर चेक होते हैं, सिंटेक्स चेक होते हैं, डेटा चेक होता है, सिक्योरिटी सब कुछ चेक होता है, तब जाके हमारा कंपाइलेशन कंप्लीट होता है। बट वो चीजें आपने कहाँ तक कर ली थी, आपने जब MSIL कोड में कन्वर्ट किया था अपने 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 सोर्स कोड को, तो वो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। तो आप क्या कर रहे हो, जब भी आप क्लाइंट पर जाओगे, क्लाइंट के पीसीस पर, तो आपको यहाँ तक आपने कंपाइल कर लिया है, तो आप इस कोड को लेके जाओगे। तो ये कोड क्या है, ये ऑलरेडी कंपाइल कोड है, जितने भी एरर हैं वो सब कुछ चेक हो चुके हैं, और ये आपका फाइनल कोड है। अब आप इसको क्लाइंट पर लेके जाओगे, उसके बाद वो क्या करना है, आपको सिर्फ जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज करना है, और वो इस कोड को क्या कर देगा, मशीन कोड में चेंज कर देगा। वो सिंपली आपका प्रोग्राम रन करने लगेगा। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का जो मीनिंग यही है कि जस्ट इन टाइम, वो कह रहा है कि कुछ ही टाइम में कंपाइल करके दे देगा, क्योंकि मेन आपने काम यहाँ तक जो काम था वो आपने ऑलरेडी कर लिया है। अब जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही काम है, MSIL को मशीन कोड में चेंज करना है। तो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि स्पेसिफिक कंपाइलर की इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगा। तो इनपुट आप देख पा रहे हो, लैंग्वेज का सोर्स कोड इनपुट होगा, आउटपुट उसका IL होगा। सभी लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का एक ही आउटपुट होगा, वो है इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। इन सभी को कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर का आउटपुट और इनपुट क्या है। इनपुट आप देख पा रहे हो, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड इसका इनपुट होता है, और जो आउटपुट होता है वो नेटिव कोड या फिर मशीन कोड इसका आउटपुट हो सकता है। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा जस्ट इन टाइम कंपाइलर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब कीजिए काइंडली प्लीज। एंड आप कमेंट से मुझे बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो सजेशंस के लिए। सो थैंक यू।